प्रोटेस्ट पर हम वॉकआउट करना चाहते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला, जय मामाटी मानुष। माननीय संदीप कुमार पाटिल। Thank you, Honorable Chairman sir, for giving me the opportunity to speak on the motion of thanks on the President's speech. प्लीज आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। सर, सरकार ने नो डोंट टॉक, सरकार ने अपने विजन में ये बताया है कि 2047 तक इस देश को एक विकसित राष्ट्र में बनाना चाहती है। मुझे नहीं लगता इस देश में किसी को भी इससे दिक्कत होगी। मेरी समझ में एक टारगेट होना बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक टारगेट होने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो प्रक्रियाएं बनाई जाती है वो महत्वपूर्ण होती है। आज सरकार ने जो बजट भी प्रस्तुत किया और जो भी अभिभाषण में लिखे गए हैं उसमें देखने पर चारों तरफ सिर्फ आंकड़े दिखते हैं कि 2% पैसा इसमें बढ़ाया, आधा % पैसा इसमें बढ़ाया, 1% पैसा इसमें बढ़ाया, उधर पैसा बढ़ाया, इधर वो ऑब्वियस है कि जब आप आगे जाओगे तो पैसे थोड़े 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 बढ़ेंगे। लेकिन मैं एक डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने कि, और वो डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि अगले 20-21 साल में क्या वो डेटा रिफ्लेक्ट करती है कि हम एक विकसित देश बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। अगर ये माने कि अगर जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से आज हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय जो आ रही है 20,000 के आसपास आ रही है, अगर देश के ग्रोथ रेट को अगर मैं लूं तो 6 से 7% बहुत अच्छी जो अभी चल रही है उसको ही मैं कंसीडर करूं तो आने वाले 21 सालों में, 20-21 सालों में ये लगभग 60 से 70 हजार के आसपास हो जाएगी। अब ये देखें कि क्या ये 60 से 70 हजार रुपया हर व्यक्ति जो कमाएगा इस देश में, क्या वो विकसित राष्ट्र के कमाने वाले व्यक्ति के बराबर है? आप किसी भी विकसित देश को अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 लाख, इंडियन करेंसी में कह रहा हूं, 3 से 4 लाख की प्रति व्यक्ति आय होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगले 20-21 साल में हम काफी पीछे रहेंगे। इस जीडीपी के आंकड़े में मैं जीडीपी के अंदर जो विषमताएं हैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि मिडिल क्लास क्या है, लोअर इनकम ग्रुप क्या है, अपर, मैं सिर्फ एग्जैक्ट नंबर जो गवर्नमेंट दे रही है उसी की बात कर रहा हूं। फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या ये आंकड़े और क्या ये पैचअप वर्क, थोड़े यहां थोड़े वहां थोड़े वहां, वो कहीं हमको लेके जा रहे हैं? मेरा उद्देश्य यहां क्रिटिसाइज करना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि चीजों को पर्सपेक्टिव में रखना और यह देखना कि क्या हम देश को सही मायने में आगे लेकर जा सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑनरेबल चेयरमैन सर, 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको पर्सपेक्टिव में रखा जाए तो वो ये सिद्ध करती है कि अगर जब तक इन चीजों को आप एड्रेस नहीं करोगे तो हम वहां नहीं पहुंच सकते जहां हमें जाना है। इन 3 चीजों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सेंटर और स्टेट के आपस में कोऑर्डिनेशन की है, आपस में जो रिश्ते हैं वो है। दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय है वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की है, और तीसरा जो है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की है। इन तीनों को अगर समाहित किया जाए तो आप स्टडी कर लीजिए, दुनिया के चारों तरफ कोई भी विकसित देश इन तीनों के साथ समझौता करके आगे नहीं बढ़ पाई है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, और ये स्ट्रक्चरल चीजें हैं, आइडियोलॉजिकल नहीं है, स्ट्रक्चरल है। इसका मतलब ये है कि सरकारें बदले, कोई भी सरकार आए, ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए। आपके पॉलिटिकल, इलेक्टोरल पॉलिटिकल एम्बिशंस के कारण स्ट्रक्चरल चीजों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आज देश में ये कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे देश की जो राजनीतिक एम्बिशंस है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जो कंपल्सन्स हैं वो देश में जो गवर्नेंस की प्राथमिकताएं हैं उसको कॉम्प्रोमाइज डे टू डे बेसिस पे कर रही है। जैसे फंड्स आप ले लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स ले लीजिए। अगर मैं फंड्स की बात कहूं तो मैं एक ही एग्जांपल देता हूं कि पंजाब के हिस्से का जो रूरल डेवलपमेंट फंड था वो रोक दिया गया, नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे रोक दिए गए। टेक्निकल बातों को घुमा घुमा के उसको डिले करने से वो देश का ही नुकसान है। आप अगर देखें एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स क्रिएट करके आप राज्य के विकास को रोक सकते हैं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, एक सेंटर की जिम्मेदारी क्या होती है? जितने भी स्टेट्स हैं
उन सारे स्टेट्स को बिना दुर्भावना के साथ सभी स्टेट्स को बराबर सही तरीके से लेके मेंटर करे। एक मेंटरशिप का रिश्ता होना चाहिए। आपकी राजनीतिक असहमतियां चुनाव तक होनी चाहिए, चुनाव के बाद देश सर्वोपरि होता है। आपकी सारी विषमताएं, सारी विसंगतियां दूर करके मेंटरशिप का काम। प्रश्न यह उठता है कि क्या हम मेंटरशिप कर रहे हैं? आज आप देखिए कि राज्यपाल, उपराज्यपाल के माध्यम से आप एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल क्रिएट करते हैं। तमिलनाडु का आपने एग्जांपल देख लीजिए, दिल्ली का एग्जांपल देख लीजिए, सारे राज्य, अभी वेस्ट बंगाल के मेरे साथी ने बात किया। तो क्या यह अच्छी भावना लाती है? आपको क्या लगता है कि जब तक आप स्टेट और सेंटर के कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव नहीं करोगे, क्या हम डेवलप बन पाएंगे? आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री को देखिए, जो स्टेट की ऑटोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा रहा है। यहां पर वहां पर रेवेन्यू शेयरिंग प्रेडिक्टेबल होते हैं क्योंकि मॉडल्स फिक्स होते हैं। यहां पे डिस्क्रिशंस पे है, मेरी आपसे नहीं बनती, मैं आपको नहीं दूंगा, जाकर जो करना है। प्रेडिक्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू शेयरिंग में, रिलेशनशिप पे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मेरा यह मानना है कि इसको अगर हम ठीक नहीं करेंगे और देश की राजनीति में गवर्नेंस को अगर अलग नहीं करेंगे तो हम आगे और डेवलप नहीं बन सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन की और रूल ऑफ लॉ की है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, हम देश नहीं बनाते, हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, फिर ये स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन देश बनाते हैं। आप देखिए इसरो ने जो कमाल किया है, क्या हमने कमाल किया? हमने नहीं किया, हमारे पहले के सरकारों ने इसरो इंस्टीट्यूशन को बनाया, उसके वर्क कल्चर ने आज रिजल्ट दिया है। तो आप डायरेक्टली ग्रोथ नहीं कराते, आप इंस्टीट्यूशन बिल्ड करते हो। ऑनरेबल चेयरमैन सर, भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ तो आज पाकिस्तान कहां है और हम कहां हैं, उसका मेन कारण यह है कि हम इंस्टीट्यूशन बनाए और उन्होंने नहीं बनाया। आज सिंगापुर हमारे बाद आजाद होने के बाद भी वहां पहुंच गया और हम यहीं पे हैं क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशन हमसे बेटर काम कर रहे हैं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, इंस्टीट्यूशंस की जो ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूशन में रूल ऑफ लॉ चलनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति, एक नेता, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, क्योंकि व्यक्ति तो बदलते रहेगा। आज कोई और है, अच्छा है तो अच्छा करेगा, कल कोई और आएगा, खराब करेगा तो खराब हो जाएगा, फिर तो ये चक्र चलता रहेगा। तो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए। आज मुझे बता दीजिए, एक भी कोई ऐसी संस्था है देश में जो खड़ा होकर अपने लीडर को कह सके कि नो, आई विल नॉट डू? कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, क्योंकि ऑटोनॉमी नहीं है। ये ऑटोनॉमी कहां कॉम्प्रोमाइज हो रही है? उनके हेड के जो सिलेक्शन है वहां पे। जब तक उनके हेड्स के सिलेक्शन में न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी तब तक आप एक न्यूट्रल और ऑटोनॉमी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। मिस यूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, सारे इंस्टीट्यूशन ले लीजिए। अब ये परसेप्शन है या फैक्ट है, आपके सामने है। सीबीआई ले लीजिए, ईडी ले लीजिए, आप सीवीसी ले लीजिए, चीफ इलेक्शन कमीशन ले लीजिए। आप ये देखिए कि अभी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एसआईआर चल रहे हैं, एसआईआर के अगेंस्ट कोई नहीं है, कोई हो कैसे सकता है? पर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें सालों साल लगने होंगे। अगर आपको इफेक्टिवली, आप 2-2 साल लगने वाली एक्टिविटी को 3 महीने में, हु ऑन द अर्थ कैन अचीव दिस? आई एम वेरी श्योर इट इज नॉट अचीवेबल। ऑनरेबल चेयरमैन सर, एक और फंडामेंटल फ्लॉ है जो राजनीतिक नहीं है पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो प्रमोटर है इंस्टीट्यूशन के, जो इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, वही रेगुलेटर है। जैसे शांति बिल आया, शांति बिल में हमने समर्थन किया, लेकिन शांति बिल में आप मानिए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है जो इसको चलाएगी वही उसका रेगुलेटर है। जब तक आपका रेगुलेटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो खड़े होके प्रमोटर को नहीं बोल पाएगा कि भाई साहब आप नहीं कर सकते, ये मैं बंद कर दूंगा ये प्लांट, अगर आप सेफ्टी मेजर अडॉप्ट नहीं किए तो। आप रेलवे में बताइए, एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स के रिपोर्ट आते हैं, कभी आते हैं हमारे पास कि क्या रिपोर्ट हुआ, उस रिपोर्ट में एक्सीडेंट के बाद कौन जिम्मेदार था? अकाउंटेबिलिटी की कोई वो नहीं है। तो क्या करना चाहिए? आप जुडिशरी देखिए, जुडिशरी में ऑनरेबल चेयरमैन सर 5 करोड़ केसेस की पेंडेंसी है, 8 से 15 साल तक लग जा रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री में क्या है, महीनों में केसेस निपटते। तो अगर हम जुडिशरी को एड्रेस नहीं किए तो आपको यह लगता है कि हम देश को डेवलप बना पाएंगे? जुडिशरी डिलेड है, रेगुलेशंस जो है डिस्क्रिशनरी बेस्ड है, प्रमोटर्स ही रेगुलेटर बना हुआ है, इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में है, ब्यूरोक्रेसी आइदर करप्ट है या फियर में है। तो जो फियर, ईमानदार भी वो फियर में दबा हुआ है, और बाकी जो सिस्टमिक करप्शन है वो तो वही है। ऑनरेबल चेयरमैन सर,
द लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू हाईलाइट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अमेरिका किसी एक सुबह उठ के ये नहीं बोला कि चलो देश को डोमिनेट, दुनिया को डोमिनेट करते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को डोमिनेट किया और उसके टेक्नोलॉजी के दम पे आज वो देश को डोमिनेट कर रहा है। चाइना ने इन्वेंट नहीं किया, लेकिन चाइना के पास क्या था कि उसने एक ही चीज पे फोकस करके सस्ती बनाई। शुरू में चाइना का मजाक उड़ाया लोगों ने, आज चाइना के सामने सब एक्नॉलेज करते हैं। हम कहां पे खड़े? क्या हम साइंटिस्ट पे पैसे डाल रहे हैं? क्या हम इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं? क्या यूजीसी के जो कॉलेजेस हैं उसको इनफ पैसे? मैं आईआईटी में प्रोफेसर रहा हूं। स्ट्रगल करोगे आप एक रिसर्च लेबोरेटरी में लेके टेस्ट करने के लिए, तो हम सिर्फ 0.6, जस्ट 2 minutes, very important point. I request just 2 minutes. 0.6% of GDP only we are investing on the R&D. Developed country 3 से 5% तक उस पे लगा रहे हैं। हमारे PhDs काफी कम है, क्वालिटी में भी कम है। Not because they're lacking intelligence, because the institutional funding is very low. In my opinion, we are all fine. We are all well-meaning people, हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगे, और ये सारे रिफॉर्म्स आपके बजट में दिखने चाहिए। ये इतने सारे घचमच वाले आंकड़े से कोई डायरेक्शन नहीं है। वो तो कोई भी बना देगा बजट, मैं बना दूंगा, 4 पैसे यहां दो, आप अपने विजन दिखाइए, इन मुद्दों को एड्रेस करिए, निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। डॉक्टर मीनाक्षी जैन।